चैप्टर 4 स्वर्गीय शैतान निर्माण तकनीक अनुवादक नाइन टेल्स संपादक। नाइन टेल्स, जब दादाजी लंगड़े की पैरों की तकनीक इतनी तेज है कि वो आसमान में दौड़ सकते हैं, तो उनका पैर किसने काटा था? दादाजी मां की मुट्ठियां इतनी शक्तिशाली है, लेकिन किसने उनका दाहिना हाथ उनके शरीर से अलग कर दिया? और कौन दादाजी कसाई के चाकुओं से बचकर उन्हें दो हिस्सों में काट सकता था? कसाई, बूढ़े मां और लंगड़े की असली काबिलियत देखकर किन्मू हैरान और परेशान दोनों था। लंगड़े के साथ अपने पैरों की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद किन्मू के शरीर ने आखिरकार 4 आत्माओं के खून की एनर्जी को पचा लिया, जिससे उसका शरीर बेहतर हो गया। उस समय तक थकान उसे पूरी तरह से थका चुकी थी और वो बस लेटना और सोना चाहता था। हालांकि ये तो उसकी तकलीफों की बस शुरुआत थी। लगभग हर दिन गांव के बूढ़े लोग खतरनाक जानवरों को पकड़ते थे, उनसे 4 आत्माओं का खून निकालते थे और किन्मू को वो सब पीने के लिए देते थे। ऐसा करने के बाद ट्रेनिंग के पागलपन भरे सेशन शुरू हो जाते थे, जो उसे तब तक परेशान करते रहते थे जब तक वो पूरी तरह से थक नहीं जाता था। क्रिपल, ओल्ड मां और बुचर से क्रमशः पैर, मुट्ठी और चाकू की टेक्निक सीखने के अलावा किन्मू ने म्यूट से लोहार का काम और डेव से पेंटिंग और कैलीग्राफी भी सीखी। उसने अंधे होने के बावजूद ब्लाइंड से इकोलोकेशन और लाठी चलाने की टेक्निक भी सीखी, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। जब भी किन्मू बहुत थक जाता था तो गांव का मुखिया उसे बुलाता और उससे सांस लेने की टेक्निक की प्रैक्टिस करवाता। गांव के मुखिया ने उसे जो सांस लेने की टेक्निक सिखाई थी वो शक्तिशाली, खास ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलेक्जर टेक्निक थी। हालांकि किन्मू को पता नहीं था कि तथाकथित ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलेक्जर टेक्निक कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन उसके शरीर की थकान, जो कई ट्रेनिंग सेशन के दौरान जमा हो गई थी, गांव के मुखिया के साथ ट्रेनिंग करने पर गायब हो जाती थी। किन्मू को थोड़ी देर बाद ही ताजगी और एनर्जी महसूस होती थी, इसलिए उसने सांस लेने की टेक्निक को चमत्कारी माना। जैसे ही अपोथेकरी ने किन्मू के जाने का इंतजार किया, उसकी नजरें थोड़ी डगमगाई और फिर उसने धीमी आवाज में बात की। गांव के मुखिया, आपने उसे सिर्फ सबसे साधारण दावेन टेक्निक ही सिखाई है ना? हाँ, सही है, ये सिर्फ दावेन टेक्निक है, गांव के मुखिया ने कहा। इसे मना करने की जहमत नहीं उठाई। चारों महान स्पिरिट बॉडीज की अपनी अपनी टेक्निक होती है। ग्रीन ड्रैगन स्पिरिट बॉडी ग्रीन ड्रैगन की ची का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करती है और व्हाइट टाइगर स्पिरिट बॉडी व्हाइट टाइगर की ची का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करती है। वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टोइज स्पिरिट बॉडीज क्रमशः वर्मिलियन बर्ड की ची और ब्लैक टॉर्टोइज की ची का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करती है। हालांकि किन्मू के शरीर में इन चारों जरूरी ची गुणों में से कोई भी नहीं है, जिससे वो चारों महान स्पिरिट बॉडीज की किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करके कल्टीवेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी टेक्निक कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसलिए मैं उसे सिर्फ सबसे आसान टेक्निक ही सिखा सका। आम लोग भी दावेन टेक्निक सीख सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी टेक्निक है जिसके लिए किसी गुण की जरूरत नहीं होती। इस बात से अपोथेकरी हैरान रह गया। लेकिन दावेन टेक्निक बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल। इसे इस्तेमाल करके कोई भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर तो बन सकता है, लेकिन उसके पास ज्यादा कामयाबी नहीं होगी। मैंने भी पहले यही सोचा था, गांव के मुखिया ने कहा। फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। लेकिन मुझे लगता है कि हम दावेन टेक्निक को कम आंक रहे थे। मैंने किन्मू को बचपन से ही इससे ट्रेनिंग करवाई है और अब उसकी वाइटल क्यूई बहुत जबरदस्त है। हालांकि वो इसकी पूरी ताकत तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब उसकी वाइटल क्यूई में कोई खास गुण हो। अपोथेकरी कांप गया। उसकी वाइटल क्यूई कितनी जबरदस्त है? अगर उसकी वाइटल क्यूई का गुण तुम्हारी ग्रीन ड्रैगन वाइटल क्यूई जैसा होता, तो किन्मू की ताकत तुम्हारे स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर की आधी ताकत के बराबर होती। गांव के मुखिया की बातें सुनकर अपोथेकरी सदमे से उछल पड़ा। मेरे पास एम्ब्रियो है, 5 तत्व है और मैंने पहले ही सेलेस्टियल बीइंग वॉल को तोड़ दिया है
और सेलेस्टियल बीइंग डिवाइन ट्रेजर को जगा दिया है। वह चिल्लाया, मैंने आत्मा को पूरी तरह जगाने में कई साल बिताए हैं। 6 दिशाओं के दिव्य खजाने। मेरे स्पिरिट एम्ब्रियो दिव्य खजाने की आधी शक्ति एक टॉप मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर के बराबर है। किन्मु की ताकत बिना अपने स्पिरिट एम्ब्रियो दिव्य खजाने को जगाए एक टॉप मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर के बराबर है। अगर वो अपने स्पिरिट एम्ब्रियो दिव्य खजाने को जगा लेता है तो क्या वह 4 महान स्पिरिट बॉडीज में से किसी एक वाले से कई गुना ज्यादा मजबूत नहीं हो जाएगा? ये अभी भी दाओइन टेक्निक कैसे हो सकती है? गांव का मुखिया भी उतना ही हैरान था जितना कि अपोथेकरी। दाओइन टेक्निक सच में रहस्यमयी है। हालांकि ये एक आसान सांस लेने की टेक्निक है, लेकिन ये जो नींव बनाती है वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। मोर 10 साल से साधना कर रहा है, जो निश्चित रूप से कम समय नहीं है। जब उसने पहली बार इसका इस्तेमाल साधना के लिए शुरू किया था, तब दाओइन टेक्निक धीमी रही होगी, लेकिन मैंने हाल ही में देखा है कि मोर की ताकत तेजी से बढ़ रही है। जिस दिन वह 4 आत्माओं का खून पीता है, उस दिन उसकी तरक्की खासकर डरावनी होती है। अगर दाओइन टेक्निक इतनी आम नहीं होती, तो मैं सोचता कि ये कोई दैवीय टेक्निक है। दोनों के चेहरों पर अजीब भाव थे। अपोथेकरी ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ये अभी भी बेकार है, चाहे वो कितना भी मजबूत हो जाए। बिना गुणों वाली वाइटल क्यूई ज्यादा शक्ति नहीं दिखा सकती। तुम्हें क्या लगता है कि वो दाओइन टेक्निक का इस्तेमाल करके कितनी दूर तक साधना कर पाएगा? गांव के मुखिया के चेहरे पर और भी अजीब भाव आ गए। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अपोथेकरी ने समझदारी से सिर हिलाया। दाओइन टेक्निक सबसे बेसिक टेक्निक थी, जिसका इस्तेमाल बच्चे आमतौर पर अपनी नींव बनाने के लिए करते थे। जब कोई बच्चा 10 साल का हो जाता था, तो उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाती थी कि वो स्पिरिट ब्लड के असर को झेल सके। बच्चे के पास किस तरह की स्पिरिट बॉडी है, ये कंफर्म होने के बाद उन्हें दाओइन टेक्निक का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब कोई व्यक्ति किसी भी दीवार को तोड़ देता था, तो बेहतर टेक्निक उपलब्ध हो जाती थी। इसलिए दाओइन टेक्निक के साथ और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। जहां तक आम लोगों की बात है जो दाओइन टेक्निक का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करते थे, उन्हें कभी भी रोजाना स्पिरिट ब्लड पीने का मौका नहीं, जैसा कि किन को मिला। बस कलाकार, प्रभावशाली परिवार ही ऐसी लग्जरी दे सकते थे। लेकिन कोई भी एक आम संस्था पर इतने अधिक रिजल्ट्स टूट नहीं पाएंगे। ऐसा कोई भी परिवार नहीं चाहता था जो डिसल्ड एल्डरली विलेज के बुजुर्गों ने किया, और बस मुझे पसंद आया जैसे आम इंसान की कल्टीवेशन में मदद करने के लिए लगातार अन्य स्पिरिट ब्रैक्चर को पकड़ते रहे। ग्राम प्रधान ने कभी किसी को दाओइन तकनीक को उसकी अधिकतम क्षमता तक विकसित करने के बारे में नहीं सुना था। उस स्तर तक तो जाने ही दे जिस पर वर्तमान में किन म्यू है। परिणाम स्वरूप उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि भविष्य में किन म्यू किस स्तर तक पहुंच पाएगा। एपोथेकरी और ग्राम प्रमुख को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि आने वाले दिनों में किन म्यू की खेती और भी गहरी हो गई। कथित रूप से सामान्य दाओइन तकनीक ने उनके शरीर में एक असाधारण परिवर्तन किया, जिससे उनकी नींव बेहद मजबूत हो गई। केवल 1 महीने के समय में किन म्यू 4 आत्माओं का और भी अधिक खून पीने में सक्षम हो गया, और उसकी महत्वपूर्ण क्यूई इससे भी अधिक सघन हो गई। अगर उसने अभी अभी अपनी आत्मा भ्रूण दिव्य खजाने को जागृत किया होता। हालांकि भले ही उसकी महत्वपूर्ण क्यूई इतनी घनी थी, इसके गुणों की कमी ने उसे किसी भी शक्ति को उजागर करने से रोक दिया। इससे किन म्यू अपनी खेती की वास्तविक क्षमताओं को दिखाने में असमर्थ हो गया। लेकिन उसकी वाइटल ची की डेंसिटी के साथ साथ कुछ अच्छे असर भी हुए। किन मुंह मार सहने में बहुत अच्छा हो गया और बहुत तेजी से ठीक भी हो जाता था। आखिरकार वो अपनी ट्रेनिंग में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां वो अपने हर टीचर का ठीक से सामना कर सकता था। वो बुचर के चाकुओं से ठीक से लड़ सकता था, ओल्ड मां की मुट्ठियों को सह सकता था, आंखों पर पट्टी बांधकर ब्लाइंड के साथ लाठी से वार कर सकता था, क्रिपल के साथ पैरों की ट्रेनिंग सह सकता था, और म्यूट द ब्लैक स्मिथ के पास जाकर 100 पाउंड के हथौड़े से लोहे के इक्विपमेंट बनाकर ट्रेनिंग सेशन की सीरीज खत्म कर सकता था।
इतनी हाई इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग के बाद भी किन्मू को बस ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलेक्जर टेक्निक से कल्टीवेट करना होता था। उसी हिसाब से सांस लेना और छोड़ना होता था और वो पूरी तरह से तरोताजा हो जाता था। ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलेक्जर टेक्निक के कमाल के असर ने गांव के मुखिया को भी हैरान कर दिया। उन्होंने वैद्य से चुपके से किन्मू की शारीरिक हालत की जांच करवाई, ये पता लगाने के लिए कि क्या किन्मू के ज्यादा काम करने से कोई अंदरूनी नुकसान हुआ है और उसे स्थायी होने से रोकने के लिए। किन्मू की जांच करने के बाद वैद्य अजीब सा चेहरा बनाकर गांव के मुखिया के पास लौटे। मुझे ज्यादा काम या थकान की वजह से कोई अंदरूनी नुकसान नहीं मिला। असल में क्योंकि उसकी जीवन शक्ति इतनी घनी है, ये पहले से ही उसके शरीर को बेहतर बना रही है। गांव का मुखिया हैरान रह गया। बहुत ज्यादा जानकार होने के बावजूद उसने किन्मू जैसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। सबसे आम दावेन टेक्निक को इस हद तक साधना, सांस लेने की तकनीक के बारे में सबकी समझ से परे था। किन्मू, तुम आज दादी से सिलाई सीखोगे, अब और मुक्केबाजी की ट्रेनिंग नहीं। दादी सी ने किन्मू को आवाज दी। कुबड़ वाली बूढ़ी औरत सुई धागे से भरी एक छोटी टोकरी लेकर चली आ रही थी। जैसे ही उसके छोटे छोटे कदम उसे गांव से बाहर ले गए, किन्मू आगे बढ़ा और उसके हाथ से टोकरी ले ली और पूछा, दादी, क्या हमें गांव में ही सिलाई करना नहीं सीखना है? हम बाहर क्यों जा रहे हैं? आज हम तुम्हें सच में सिलाई करना और असली कपड़े बनाना सिखाने के लिए बाहर जा रहे हैं। दादी सी हंसी। बूढ़ा माँ, लंगड़ा और बाकी के वे बूढ़े लोग तुम्हें कुछ असली हुनर सिखाने लगे हैं, इसलिए दादी कंजूसी नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक दर्जी सबसे अच्छा क्या करता है। एक दर्जी सबसे अच्छा क्या करता है? किन्मू ने उलझन में सोचा, क्या एक दर्जी सिर्फ कपड़े नहीं बनाता? अपनी उलझन के बावजूद किन्मू दादी सी के पीछे पीछे गांव से बाहर और नदी की तरफ गया। हालांकि दादी सी कुबड़ वाली थी, लेकिन उनके कदम हैरानी की बात तेजी से चल रहे थे। किन्मू को उनके साथ चलने के लिए लंगड़े द्वारा सिखाए गए पैरों की तकनीक का पूरा इस्तेमाल करना पड़ा। कई मील चलने के बाद वे एक पहाड़ के नीचे घास की पहाड़ियों वाले इलाके में पहुंचे। उनसे लगभग 200 कदम आगे हिरणों का एक झुंड चल रहा था और खेल रहा था। दादी सी ने टोकरी के अंदर धागे की एक गेंद से चांदी की सिलाई की सुई निकाली और उसे झटका दिया। सुई रोशनी की एक चमक में गायब हो गई। तीसरी आत्मा स्पैरो का यिन एडम के एप्पल में होती है। उसने किन्मू की गर्दन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपको अपनी गर्दन छूने पर एक छोटा त्रिकोणीय निशान महसूस होता है? चौथी आत्मा सीजिंग थीफ यहां होती है, दिल में जहां सारा खून इकट्ठा होता है। पांचवी आत्मा नॉट टॉक्सिक नाभि में होती है। लाइफ सोल को नॉट टॉक्सिक समझने की गलती ना करें। छठी आत्मा रिमूव फिल्थ पेरिनियम में होती है, जहां से शरीर का कचरा बाहर निकलता है। सातवीं आत्मा सेवंथ आत्मा नॉट टॉक्सिक 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 नॉट टॉक्सिक
not toxic, 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 was not toxic, not toxic, not toxic, not toxic, not toxic, the not toxic, not toxic, not toxic, not toxic, the not toxic, 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 the not toxic, 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 the not toxic, the not toxic, the not toxic, not toxic, not toxic, not toxic, the not toxic, not toxic, not toxic, not toxic, not toxic, not toxic, the not toxic, 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 the not toxic, the not toxic, not toxic, the not toxic, the not toxic, the not toxic, not toxic, the not toxic, 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 or not toxic, 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 स्मेली लंग फेफड़ों में होती है जहां आप ताजी और बासी हवा के बीच सांस लेते हैं। दादी सी ने हिरण की 3 आत्माओं और 7 आत्माओं में सुइयां चुभोना खत्म किया और कहा, 3 आत्माओं और 7 आत्माओं को बांधना सही कपड़े सिलने में सबसे जरूरी कदम है। इसे सोल बाइंड कहते हैं। क्या तुम समझे मुअर? जब तुम समझ जाओगे तो हम सिलाई का काम शुरू करेंगे। किन्मो को समझ नहीं आया कि इन सब का सिलाई से क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी उसने हर जगह को ध्यान से याद कर लिया और फिर कहा, मैंने कर लिया। दादी सी ने अपनी टोकरी से एक कैंची निकाली और हिरण की खाल उतारना शुरू कर दिया, उसके होंठों से शुरू करके। जल्द ही हिरण की सारी खाल उतार दी गई। हैरानी की बात यह थी कि हिरण की खाल उतारने के बाद भी उसके नंगे शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं निकली। मैंने हिरण की आत्मा को उसकी खाल से बांध दिया है, उसके सारे खून, एनर्जी और आत्मा को उसके अंदर कैद कर दिया है। हिरण का शरीर भले ही मर गया हो, लेकिन वह अभी भी अपनी खाल के अंदर जिंदा है। हालांकि इसे सच में सही कपड़े बनाने के लिए कुछ और तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान से देखो मुअर, याद रखना मैं कहां इशारा करती हूं। बिना किसी चेतावनी के झुकी हुई दादी सी ने हिरण की खाल को हवा में उछाल दिया। सुई की जगह अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आसमान में घूमती हुई खाल को छेदा। किन मुंह ने उस सीन को याद करने पर ध्यान दिया और देखा कि दादी सी ने हिरण की खाल जमीन पर गिरने से पहले ही 316 जगहों पर निशान लगा दिए थे। हर जगह अलग थी और उनकी उंगली की हर चोट में जरूरी छी थी जो हिरण की खाल में जा रही थी। जब हिरण की खाल गिरी तो वह जमीन पर सिकुड़ी नहीं, इसके बजाय वह एक जिंदा हिरण की तरह खड़ी हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और पूंछ हिलाई। कोई बता ही नहीं सकता था कि यह असल में सिर्फ खाल थी। इस अजीब नजारे को देखकर किन्मू हैरान रह गया। दादी सी मुस्कुराई और हिरण की खाल खोली और उसे किन्मू के चारों ओर लपेट दिया। इस तरह के कपड़े हमें दर्जियों को बनाने चाहिए। अचानक हिरण की खाल किन्मू को कसने लगी। यह और ज्यादा टाइट होती गई, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे यह उसके शरीर का हिस्सा बन रही हो, और फिर उसे चारों पैरों पर गिरने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि वह सच में एक हिरण बन गया है। वह अपनी छोटी हिरण की पूंछ भी महसूस कर सकता था। दादी सी ने अपनी टोकरी से एक आईना निकाला और उसके सामने रख दिया, जिससे किन्मू अपनी परछाई देख सके। ऐसा करने पर उसने देखा कि वह सच में एक हिरण बन गया है। किन्मू ने बोलने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ हिरण की आवाज ही निकाल पाया। फिर अचानक कहीं से एक जोरदार आवाज आई, स्वर्गीय शैतान निर्माण तकनीक
यह क्या जादू है? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस सुनसान इलाके में एक दुष्ट शैतान एक शैतान बच्चे को ऐसी खतरनाक तकनीकें सिखा रहा होगा। चैप्टर 5, ली नदी के 5 बड़े बुजुर्ग अनुवादक। नाइन टेल्स। संपादक। नाइन टेल्स एक तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। हालांकि आवाज दूर से आई थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह उनके ठीक बगल में हो, जिससे किन मुंह के कान बजने लगे और कांपने लगे। उसने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी और लगभग 2 मील दूर एक पहाड़ की चोटी पर कुछ लोगों को खड़े देखा। किन्मो उनमें से किसी का भी चेहरा साफ नहीं देख पाया, लेकिन जानता था कि वे शायद आम लोग नहीं थे, क्योंकि उनमें से एक इतनी दूरी तक अपनी आवाज पहुंचा सकता था। शैतान? कौन शैतान है? मैं तो बस नदी के किनारे रहने वाली एक आम इंसान हूं, और यह छोटा हिरण का बच्चा है जिसे मैं पाल रही हूं। दादी सी ने अपनी टोकरी हाथ में ली और मुस्कुराई। फिर उन्होंने फुसफुसाया, मुअर, भागो। दादी सी की आवाज में घबराहट सुनकर किन्मो चौंक गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कह नहीं पाया। वह जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे चिंता थी कि दादी खतरे में हो सकती हैं। तुम बस नदी के किनारे रहने वाली एक आम इंसान हो, अपनी आवाज इतनी साफ साफ हम तक पहुंचा रही हो, और इतनी तेज शक्ति के साथ कोई भी आम बूढ़ी औरत ऐसा नहीं कर सकती। चट्टान से एक बूढ़ी लेकिन जोशीली आवाज गूंजी, फिर ठंडी हंसी हंसी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ली नदी के 5 बड़े बुजुर्ग स्वर्गीय शैतान निर्माण तकनीक के बारे में गलत हों। एक ऐसी कला जो लगातार बदलती रहती है, चमड़ी उतारकर कपड़े बनाना। जब हमने साफ साफ ऐसी खतरनाक कला देख ली है, तो भी तुम समझाना चाहती हो? तुमने जरूर स्वर्गीय शैतान निर्माण तकनीक का इस्तेमाल करके इंसानों को जानवरों में बदला होगा, फिर उन्हें कत्ल के लिए बाजार में घसीटा होगा, है ना? चट्टान पर मौजूद एक और बड़े बुजुर्ग ने गंभीरता से चिल्लाया, हमारे नेक संप्रदाय के कई बड़े बुजुर्गों को भी जानवरों में बदल दिया गया है और उन्हें हमेशा के लिए घास चरने के लिए मजबूर किया गया है। तुम्हारे तरीके देखने के बाद तुम हमें धोखा नहीं दे सकती। एक एल्क भी एक जिंदा प्राणी है। तुम उसकी खाल और आत्मा का इस्तेमाल करके ऐसी बुरी चीज बना रहे हो। दूसरे बड़े ने दुखी आवाज में कहा, भगवान जानता है कि अगर हमने तुम्हें अभी यही नहीं मारा तो और कितनी बेगुनाह जाने जाएंगी। अगर तुम्हें नहीं मारेंगे तो किसे मारेंगे? दादी सी किन्मो की तरफ घूमी और उसकी भौहों के बीच से सुई निकालकर धीरे से बोली, ये बूढ़े लोग कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर तुम दादी के पास रहोगे तो दादी तुम्हारा बचाव करने की कोशिश में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसलिए जल्दी भागो, गांव वापस भाग जाओ। किन्मो ने अब और देर नहीं की और पीछे मुड़कर भागने लगा, उनके बगल में बह रही नदी के रास्ते पर। उसने पहले सोचा था कि एल्क बनने के बाद चलना अजीब लगेगा, लेकिन जब उसने दौड़ना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। अजीब लगने के बजाय उसे ऐसा लगा जैसे वह हमेशा से एक एल्क ही था और पहले से भी ज्यादा तेजी से भागा। छोटा शैतान भागने की कोशिश कर रहा है। अगर हमने तुम्हें भागने दिया तो यह बहुत बुरा होगा। ली नदी के 5 शिष्य, यह तुम्हारी ट्रेनिंग का समय है। तुम्हारा टारगेट हमारे नीचे वाला वह एल्क है। उसे खत्म करो और उसका सिर मेरे पास लाओ। उसी समय लड़कियों और लड़कों दोनों की आवाजें साफ साफ सुनाई दी। समझ गए। पलक झपकते ही 5 लोग चट्टान से कूदे और उसके किनारे से नीचे भागे। तेज घोड़े की तरह वे पल भर में चट्टान के नीचे पहुंच गए। चट्टान के नीचे एक गहरा तालाब था, जो पहाड़ से बहने वाले तेज झरने का आखिरी पॉइंट था। हालांकि पानी में छप छप करने के बजाय वे 5 हल्के से पानी की सतह पर उतरे और किन्मो के पीछे भागने लगे। दादी सी का दिल बैठ गया। स्पिरिट बॉडीज और उनके स्पिरिट एम्ब्रियो डिवाइन ट्रेजर्स का लेवल पक्का कमजोर नहीं है। मुअर की स्पीड उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वे पक्का उसे पकड़ लेंगे। जैसे ही दादी सी उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, 4 लोग आसमान से उड़ते हुए आए और उनके चारों ओर उतर गए। पहाड़ की चट्टान के ऊपर सिर्फ एक आदमी बचा था। वह वहां गर्व से खड़ा था। साफ था कि वह इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाला था। ली रिवर के 5 बड़े लोग यहाँ ग्रेट रूइंस में क्या कर रहे हैं? दादी सी ने अपनी आंखें घुमाई और हंसते हुए कहा। जब 4 बड़े लोगों ने उन्हें घेर लिया, यह देखते हुए कि ग्रेट रूइंस कितने खतरनाक हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि आप जैसे मशहूर लोग यहाँ मर सकते हैं? उसके आसपास मौजूद 4 बूढ़ों में से काली दाढ़ी वाले ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हमने सुना है कि ग्रेट रूइंस में कुछ गंदे लोग छिपे हुए हैं।
ऐसे राक्षस और शैतान जो बाहर नहीं रह सकते थे और यहाँ शरण लेने आए हैं। इसलिए हम पांचों बड़े बुजुर्ग अपने चेलों को उन्हें काबू करने के लिए यहाँ लाए हैं। अभी यह पक्का नहीं हुआ है कि शैतान कौन है या राक्षस कौन, या कौन किसे काबू करेगा। दादी सी ने अपनी टोकरी एक हाथ में पकड़ी और दूसरे खाली हाथ में अपनी कैंची लहराई। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नजर कमजोर हो। वह हंसी। मैंने काफी समय से इन पुरानी हड्डियों से कसरत नहीं की है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बूढ़े लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें कपड़े बना दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी अकड़ दिखाने की, शैतान? क्या तुम हमारे सामने अकड़ दिखाने के लायक भी हो? ली नदी के 5 बड़े बुजुर्गों में से 4 चिल्लाए। वे हरकत में आए। ठीक उसी पल लड़खड़ाते हुए किन्मू, दादी सी पर हमला जो किया। बेतहाशा डिसेबल्ड एल्डरली विलेज की ओर भाग रहा था, उसने बिजली की चमक देखी। शुद्ध सफेद बिजली की चमक ने उस इलाके को रोशन कर दिया, जिससे पहाड़ की तलहटी और पूरा पहाड़ सूरज की रोशनी से कई गुना ज्यादा रोशनी से नहा गया। रोशनी की चमक के बाद पीछे से एक जोरदार गड़गड़ाहट उसके ऊपर छा गई। किन्मू कुछ पल के लिए पीछे मुड़ा और देखा, लेकिन उसे सिर्फ दादी सी की जगह से हवा की लहरें बाहर की ओर फैलती हुई दिखी। अचानक आए तूफान ने जमीन, पत्थर और हजारों पाउंड वजनी चट्टानों को भी उठा लिया और उन्हें बहुत तेज रफ्तार से बाहर फेंक दिया। दादी ठीक होंगी, किन्मू ने अपने डूबते दिल के बावजूद कहा और अपने रास्ते पर चलता रहा। अचानक उसके बगल की नदी से गीले कदमों की आवाज आई। उसने देखा तो एक लड़का और लड़की पानी पर दौड़ते हुए जा रहे थे। दोनों नदी की सतह पर दौड़ रहे थे, फिर भी उनके शरीर पानी में नहीं डूबे। जिस तेजी से उनके पैर पानी पर पड़ रहे थे, ऊपर नीचे होते हुए, वो बहुत तेज थी, किन्मू की दौड़ने की रफ्तार से कहीं ज्यादा। इससे पहले कि नदी का पानी उनके पैरों के तलवों से टकराता, लड़का और लड़की आगे बढ़ चुके थे, हवा की तरह गायब हो गए। ये दोनों पहले ही उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां लहरों पर सवारी करते हैं, जिसके बारे में दादा लंगड़े ने कहा था कि मैं अभी वहां नहीं पहुंच सकता। वे मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वे दोनों जल्द ही नदी के बीच से दौड़ते हुए किन्मू से आगे निकल गए। ऐसा करने के बाद उन्होंने खुद को इस तरह मोड़ा कि वे दौड़ते हुए नदी के किनारे की ओर बढ़ रहे थे, साफ तौर पर उसे सामने से रोकने की योजना बना रहे थे। किन्मू ने पीछे देखा और पाया कि एक और आदमी उसका पीछा कर रहा है। उसके बाईं ओर 2 और लोग पहाड़ों की चोटियों के बीच से गुजर रहे थे। उनकी आकृतियां घने जंगल से समय समय पर ऊपर उछलकर पेड़ों की चोटियों पर दौड़ रही थी। हालांकि वे ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाए और सांस लेने के लिए जमीन पर लौट आए। इसके बावजूद वे भी तेजी से किन्मू से आगे निकल गए और उससे आगे निकल गए। मैं उन्हें मुझे रोकने नहीं दे सकता। मुझे उनसे आगे निकलकर गांव पहुंचना है। मुझे दादा माँ और बाकी लोगों को दादी को बचाने के लिए बुलाना है। दांत पीसते हुए किन्मू नदी के किनारे से बचकर जंगल में भागा। अगर वो नदी के किनारे किनारे दौड़ता रहता तो वो पक्का पकड़ा जाता। नदी के बीच में मौजूद दोनों लोग बहुत तेज थे। जंगल में दौड़ने वाले दोनों थोड़े धीमे थे, इसलिए जंगल में जाना ही उसका एकमात्र रास्ता था। छोटे शैतान, तुम और वो बारसिंगा मारने वाली शैतान भागने के बारे में भूल जाओ। जैसे ही किन्मू जंगल में भागा, उस इलाके के 2 लड़कों में से एक ने अपनी स्पीड बढ़ाई और दूसरे से आगे निकल गया। हालांकि वो फिर भी एक कदम पीछे रह गया और किन्मू को अपने बारसिंगा के रूप में उसके पास से निकल जाने दिया। चिंता मत करो, वो बच नहीं पाएगा। आगे चल रहे जोड़े, लड़के और लड़की जो नदी के ऊपर दौड़े थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अपनी आस्तीन फड़फड़ाते हुए लड़की धीरे से हंसी, अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी और पेड़ों की चोटियों के ऊपर से ऐसे छलांग लगाने लगी जैसे वो उड़ रही हो। दूसरी ओर लड़के ने बाकी तीनों को शांत भाव से किन्मू का पीछा करने और उसे घेरने का आदेश दिया। किन्मू कितनी भी तेजी से भागा, वो अपने पीछे लगे 5 लोगों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। इसके अलावा उसे डिसेबल्ड एल्डरली विलेज से
और दूर भागना पड़ा, जिससे वो ग्रेट रूइंस के गहरे जंगल में चला गया। डिसेबल्ड एल्डरली विलेज में 14-15 साल रहने के बाद वो गांव से ज्यादा 3 या 4 मील दूर गया था। अब जब वो उससे बहुत आगे निकल गया था तो आसपास का इलाका और भी ज्यादा अनजान लगने लगा। साथ ही ये धीरे धीरे सुनसान होता गया और कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जैसे ही किन्मो दौड़ता रहा, आगे एक घाटी दिखाई दी। घाटी में लगे आड़ू के पेड़ों के बीच उसे 12 सिंगों का एक झुंड दिखाई दिया। वो जल्दी से उनके पास भागा और उनमें मिल गया। वूश! जैसे ही लड़की जमीन पर उतरी, उसके कपड़े फड़फड़ाए और पूरे इलाके में एक मीठी खुशबू फैल गई। अपने सामने हिरणों के झुंड को देखकर उसने माथे पर बल डाले। शैतान बच्चा कहाँ है, सीनियर सिस्टर? किन्मो की उम्र के एक लड़के ने पूछा, जैसे ही वे एक एक करके नीचे उतरे। लड़की ने होंठ सिकोड़कर कहा, वो इस हिरणों के झुंड में मिल गया है, तो चलो इन सभी हिरणों को मार डालते हैं। वे लड़के तलवारें और चाकू लहराते हुए हिरणों के झुंड में घुस गए और बेरमी से हिरणों को मारने लगे। हालांकि हिरण तेज थे, फिर भी वे लड़कों से धीमे थे। उन पांचों के पास स्पिरिट बॉडी थी और वे काफी मजबूत, पूरे मार्शल आर्ट के जानकार थे। हिरण हर दिशा में भागने लगे, लेकिन उनके लिए खून खराबे से बचना नामुमकिन था। जल्द ही हिरण एक एक करके मारे जाने लगे। अचानक हिरणों के उस अफरातफरी वाले झुंड से एक इंसान की आवाज आई। क्या तुमने नहीं कहा था कि हिरण भी जीवित प्राणी है? उसने पूछा। दादी ने एक हिरण को मारा, लेकिन तुम सब पूरे झुंड को मार रहे हो। तुम क्यों कहते हो कि हम शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं? वहां लड़की की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी ची इकट्ठा की और अपनी लंबी तलवार लहराई। व्हाइट टाइगर की ची उससे लंबी तलवार तक फैली और वो शानदार सोने की तरह चमकने लगी। तलवार उसके हाथ से उड़कर किन्मो की ओर बढ़ी, जो हिरणों के झुंड के साथ दौड़ रहा था। किन्मो मुड़ा, आने वाली तलवार से बचने के लिए दिशा बदली, लेकिन उसने भी अचानक दिशा बदल ली और उसकी ओर उड़ती रही। ये किस तरह की टेक्निक है? किन्मो का दिमाग कंफ्यूजन से भर गया। क्या ये कोई डिवाइन आर्ट हो सकती है? ये वैसी नहीं लग रही। दादा कसाई ने कहा था कि डिवाइन आर्ट तभी हासिल की जा सकती है जब का